दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सब्सक्राइब के इस रेड बटन को ऐसे दबाएं और फिर सबसे पहले हमारी वीडियो प्राप्त करने के लिए इस बेल आइकन को ऐसे दबाएं। वेलकम दोस्तों, बालाजी ऑनलाइन क्लासेस में हम आपका स्वागत करते हैं। तो दोस्तों, हम आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण कुछ क्वेश्चन लेके आए हैं, साइकोलॉजी के कुछ क्वेश्चन जो हम आपके साथ डिस्कस करना चाहते हैं। तो उसी के तहत हम अपना पहला क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं कि किशोरों में द्वंद्व उभरने का प्रमुख कारण क्या है। पहला ऑप्शन पीढ़ियों का अंतर, अवसरों की प्रतिकूलता, निराशा और निस्सहायता, किशोरावस्था में स्वपन दर्शन। तो किशोरावस्था में द्वंद्व उभरने का प्रमुख कारण है अवसरों की प्रतिकूलता। तो जो किशोरावस्था होती है काफ़ी संघर्ष और तूफान की अवस्था होती है। इसमें काफ़ी सारे जो ये कह सकते हो बदलाव है बच्चे के शरीर में, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, उसमें काफ़ी बदलाव चेंजेस देखने को मिलते हैं। और इसी अवस्था में बच्चों को सबसे ज़्यादा गाइडेंस की ज़रूरत होती है। वो इसमें जो एनर्जी होती है उसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी भी होती है, और वो यदि उस एनर्जी को एक अच्छे काम में लगा दे तो अच्छे तरीके से भी अच्छे रास्ते पे जा सकता है, और गलत तरीक़ों पर यदि वो आ जाए तो एक आपराधिक प्रवृत्ति का भी बन सकता है। तो किशोरों में जो द्वंद्व उभरने का प्रमुख कारण है वो है अवसरों की प्रतिकूलता। यदि उन्हें अवसर मिलते रहें तो उनमें द्वंद्व नहीं उभरेंगे, और वो क्या है बहुत ही अच्छा उस बच्चे के लिए रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाठ्य चर्चा है क्या है। पहला ऑप्शन शिक्षण पद्धति एवं पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु, विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम, मूल्यांकन प्रक्रिया या कक्षा में प्रयुक्त पाठ्य सामग्री। तो इसमें बताया है कि पाठ्य चर्चा क्या है। तो पाठ्य चर्चा क्या है कि शिक्षण पद्धति एवं पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु, ऑप्शन 2 विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम, मूल्यांकन प्रक्रिया या कक्षा में प्रयुक्त पाठ्य सामग्री। तो इसका जो आंसर है वो है विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम। यानी जो पाठ्य चर्चा है, जो विद्यालय का जो जितना भी कार्यक्रम है उसमें चाहे एक्टिविटी हो या क्लासेस हो या प्रार्थना हो या कोई सोशल चीज़ हो या उसमें आप खेल हो, सभी का जो विद्यालय का संपूर्ण जो कार्यक्रम है उसको हम क्या बोलेंगे, पाठ्य चर्चा बोलेंगे। क्लियर है? उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ में आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा क्वेश्चन कि डिसलेक्सिया का संबंध किससे है। मानसिक विकार से, गणितीय विकार से, पठन विकार से, व्यवहार संबंधी विकार से। देखो, जो ये विकार संबंधी जितने भी वीडियो हैं, विकार संबंधी जितने भी हमने वीडियो है उसकी हमने एक वीडियो बना के डाल रखी है, और इस एक क्वेश्चन इसमें से ज़रूर पूछा जाता है। तो मैं यहाँ पर आपको एक लिंक डाल दूँगा, यहाँ पर आपके एक कॉर्नर में एक लिंक आएगा, या आप हमारी वीडियो के प्लेलिस्ट में जाकर भी उस वीडियो को देख सकते हो। उसमें जितने भी विकार हैं उनसे संबंधित हमने सारी वीडियो क्या है तैयार कर रखी है, और उससे बहुत ही महत्वपूर्ण वो वीडियो है। काफ़ी सारे कम से कम अब तक 1 लाख तक बंदों ने उनको देख चुके हैं। तो आप भी उस वीडियो को ज़रूर देख ले और यहाँ से अपना 1 या 2 नंबर पक्का ज़रूर कर ले। तो जो डिसलेक्सिया है तो उसका आंसर होगा हमारा आंसर नंबर 3, पठन विकार। डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? पठन विकार से संबंधित है आपकी डिसलेक्सिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 4th कि टर्मन के अनुसार बुद्धि लब्धि होती है 120 से 140, 110 से 135, 90 से 110, 80 से 90। तो जो इसका आंसर है 90 से 110। तो ये जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया कि औसत बुद्धि लब्धि, ठीक है, इसमें थोड़ी सी कमी है, आप ठीक कर लोगे क्वेश्चन को कि टर्मन के अनुसार औसत बुद्धि लब्धि क्या होती है। तो 90 से लेकर 110 तक की जो IQ वैल्यू होती है, IQ इंटेलिजेंट क्वोशिएंट, उसको क्या बोलते हैं हम, औसत बुद्धि लब्धि बोलते हैं 90 से 110 की। और बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र क्या है IQ निकालने का? IQ निकाला जाता है कि मानसिक आयु, ये कह सकते हैं मानसिक आयु कि मेंटल एज डिवाइडेड बाय वास्तविक आयु, आपकी जो ओरिजिनल एज है वो, और इसको मल्टीप्लाई कर दो किससे, 100 से, तो आपकी क्या आ जाएगा IQ निकल के आ जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5वां क्वेश्चन। 5वें क्वेश्चन में पूछा गया जब बच्चे को कोई नियम या सिद्धांत सिखाना हो तो अध्यापक प्रयोग करेगा
कोई नियम सिखाना हो या सिद्धांत सिखाना हो तो क्या करेगा? आगमन विधि, निगमन विधि, विश्लेषण विधि, कहानी कथन विधि। जब बच्चे को कोई नियम या सिद्धांत सिखाना हो तो अध्यापक क्या प्रयोग करेगा? इनमें से आगमन विधि को प्रयोग करेगा, निगमन विधि का प्रयोग करेगा, विश्लेषण विधि का प्रयोग करेगा या कहानी कथन विधि का प्रयोग करेगा? तो इसमें से जो आंसर हो जाएगा हमारा ये आगमन विधि का प्रयोग करेगा। जब बच्चे को नियम या सिद्धांत सिखाना हो तो आगमन विधि। तो आगमन विधि और निगमन विधि दोनों एक दूसरे की विपरीत विधियां है। क्लियर? नेक्स्ट है छठा क्वेश्चन हमारा कि श्यामपट्ट पर लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण है अच्छा लेख, लिखने में स्पष्टता, बड़े अक्षर, छोटे अक्षर। बेहद इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एक टीचर होने के नाते आपको इन चीज़ों का पता होना बहुत ही ज़रूरी है। तो श्यामपट्ट पर लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या है? अच्छा लेख, लिखने में स्पष्टता, बड़े अक्षर या छोटे अक्षर। तो इसका आंसर होगा, आप आंसर मिला सकते हो यदि आप साथ के साथ सोल्व कर रहे हो तो एक अच्छा लेख। तो श्यामपट्ट पर लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण है एक अच्छा लेख कि आप जो लिख रहे हो वो बड़ी ही अच्छे तरीके से और बड़ी शुद्ध तरीके से आप वो लिख रहे हो, तो एक अच्छा लेख। नेक्स्ट है हमारा आठवां क्वेश्चन, भूल भुलैया प्रेक्षण के लिए उपयुक्त आयु क्या है? भूल भुलैया प्रेक्षण के लिए उपयुक्त आयु क्या है? 10 से 16 वर्ष, 6 से 14 वर्ष, 1 से 3 वर्ष, 5 से 10 वर्ष। तो क्वेश्चन है, एक बार फिर से देख लेते हैं कि भूल भुलैया प्रेक्षण के लिए उपयुक्त आयु क्या है? तो 10 से 16 वर्ष, 6 से 14 वर्ष, 1 से 3 वर्ष, 5 से 10 वर्ष। आपने अपना नोट कर लिया होगा तो आप मिलान करो क्या आंसर ठीक आ रहा है। तो इसका आंसर है डी, 5 से 10 वर्ष। जो भूल भुलैया प्रेक्षण है उसके लिए सबसे जो उपयुक्त आयु है वो कितनी बताई गई है? 5 से 10 साल बताई गई है। क्लियर? कि समायोजन की प्रक्रिया है स्थिर, गतिशील, स्थापन, अवरोधी। समायोजन की प्रक्रिया किस प्रकार की प्रक्रिया है? समायोजन स्थिर, गतिशील, स्थापन या अवरोधी। तो इसका आंसर होगा गतिशील। समायोजन की प्रक्रिया एक गतिशील प्रक्रिया है। समायोजन की प्रक्रिया किस प्रकार की है? गतिशील प्रक्रिया है। 9वां क्वेश्चन है कि शिक्षा मनोविज्ञान अध्ययन करता है। पूछ रहा आपसे कि जो शिक्षा मनोविज्ञान है वो क्या अध्ययन करता है? प्रेरणा व पुनर्वलन के प्रभाव का अध्ययन, वंशानुक्रम व वातावरण का अध्ययन, ध्यान वंश रुचि का अध्ययन, व्यक्तित्व भेदों का अध्ययन। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा कठिन भी है और आपको देखना है कि शिक्षा मनोविज्ञान अध्ययन करता है प्रेरणा व पुनर्वलन के प्रभाव का अध्ययन, वंशानुक्रम व वातावरण का अध्ययन, ध्यान वंश रुचि का अध्ययन, व्यक्तित्व भेदों का अध्ययन। क्या करता है? तो जो इसका आंसर है वो है वंशानुक्रम व वातावरण का अध्ययन। तो जो हमारा शिक्षा मनोविज्ञान है वो अध्ययन करता है किसका? वंशानुक्रम और वातावरण दोनों का अध्ययन करता है। वंशानुक्रम और वातावरण दोनों का अध्ययन शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। 10वां क्वेश्चन है कि छोटी कक्षाओं में शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? छोटी कक्षाओं में शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? पढ़ाने की उत्सुकता, धैर्य व दृढ़ता, शिक्षा मनोविधियों का ज्ञान, मानक भाषा का ज्ञान। तो छोटी कक्षाओं में शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है वो क्या है? आपकी धैर्य व दृढ़ता। क्योंकि छोटी क्लासेस होती हैं, बच्चे छोटे होते हैं, बहुत ही प्यारे होते हैं, तो उनको इतनी ज़्यादा समझ नहीं होती। तो एक टीचर के रूप में उनको धैर्य व दृढ़ता रहना बहुत ज़रूरी है, तभी आप छोटे बच्चों को कुछ सिखा पाओगे। यदि आप बात बात पर जल्दी यदि अपना धैर्य खो दोगे, गुस्सा हो जाओगे और अपनी दृढ़ता पे अडिग नहीं रहोगे तो आप बच्चे को कुछ ज़्यादा नहीं सिखा पाओगे। क्योंकि जो बच्चा है वो आज की शिक्षा मनोविज्ञान के हिसाब से वो छड़ी से नहीं सीखता, प्यार से सीखता है। ये शिक्षा मनोविज्ञान का मानना है और इसमें कहीं हद तक शिक्षा मनोविज्ञान को सफलता भी हासिल की है। इसलिए छोटी कक्षाओं में यदि आप पढ़ा रहे हो तो आप में धैर्य व दृढ़ता का होना सबसे महत्वपूर्ण है,
तभी तो हम ज़्यादातर देखते हैं आजकल जो प्राइवेट स्कूल्स हैं वहाँ पर क्या है, जो मदर टीचर्स होती हैं ज़्यादातर लेडीज़ को रखा जाता है। बहुत आप अपने आसपास की इसमें इन्वायरमेंट में एक बात नोट करना देखें कि आपने कितने प्रतिशत छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए जेंट्स टीचर देखे हैं। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करना इस बारे में। और लेडीज़ को इसलिए लगा जाता है क्योंकि उसमें धैर्य व दृढ़ता पुरुष के मुकाबले ज़्यादा होती है। तो फिर भी ये जो कथन है जो मैंने बोला पूरी तरीके से न्याय संगत नहीं है, पुरुषों में भी ऐसा पाया जा सकता है। 11वां क्वेश्चन है कि बालक में सामाजिक भावना का विकास जन्मजात होता है। बालक में सामाजिक भावना का विकास जन्मजात होता है। आप इस कथन से ऑप्शन ए पूर्णतः सहमत है, ऑप्शन बी संभवतः सहमत है, ऑप्शन सी असहमत है, ऑप्शन डी कुछ सीमा तक सहमत है। आपसे पूछा गया है कि बालक में सामाजिक भावना का विकास जन्मजात होता है, तो आपके इस बात से क्या विचार है? तो इसका आंसर होगा असहमत है, क्योंकि बच्चे का जब जन्म होता है तो उसमें सामाजिक भावना का विकास उसमें नहीं होता है। लेकिन जो वो बड़ा होता है तो धीरे धीरे वो पीयर ग्रुप्स में, अपने छोटे बच्चों में, अपने फैमिली में जुड़ता जाता है और उसमें सामाजिक भावना का विकास धीरे धीरे होता है, लेकिन जन्म के समय नहीं होता है। तो यदि ये क्वेश्चन आ जाता है कि बालक में सामाजिक भावना का विकास जन्मजात होता है, तो आप इस कथन से तो आप इसका आंसर दोगे हम असहमत है, क्योंकि ऐसा नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12वां, छात्रों में परस्पर सहयोग की भावना विकसित करने के लिए आप, देखो क्वेश्चन भी पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है एग्ज़ाम में। आप मतलब छात्रों में परस्पर सहयोग की भावना विकसित करने के लिए आप 4 ऑप्शन दिए गए, इनमें से एक ऑप्शन चुना कि आप क्या करेंगे। छात्रों में परस्पर सहयोग की भावना विकसित करने के लिए आप ऑप्शन 1 इसके लाभ बताएंगे, अन्य शिक्षकों के साथ मिलकर काम करेंगे, सहयोग भावना की कहानी सुनाएंगे, सहयोग न करने वालों को दंडित करेंगे। तो आप क्या करेंगे इसमें? तो इसका ऑप्शन आपको देखना है कि छात्रों में परस्पर सहयोग की भावना विकसित करने के लिए आप क्या करेंगे। तो आप अन्य शिक्षकों के साथ मिलकर, क्या है इसका आंसर होगा कि अन्य शिक्षकों के साथ मिलकर इस पर काम करेंगे और उनको बच्चों को इसके लिए प्रेरित भी करेंगे। नेक्स्ट है बच्चों की वृद्धि के अनुरूप उनकी रुचियाँ। बच्चों की वृद्धि के अनुरूप उनकी रुचियाँ बहुमुखी हो जाती है, सुदृढ़ व सीमित हो जाती है, अनियमित दिशा में चली जाती है, पहले जैसी रहती है। तो बच्चों की वृद्धि के अनुरूप उनकी रुचियाँ बहुमुखी हो जाती है, सुदृढ़ व सीमित हो जाती है, अनियमित दिशा में चली जाती है, पहले जैसी रहती है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बहुमुखी हो जाती है। तो बच्चों की वृद्धि के अनुरूप उनकी रुचियाँ बहुमुखी हो जाती है। नेक्स्ट है हमारा 14वां क्वेश्चन है कि शिक्षा का सबसे बड़ा उद्देश्य है छात्र धन कमा सके, ज्ञानार्जन कर सके, बेहतर जीवन जिए, सम्मान पा सके। शिक्षा का सबसे बड़ा उद्देश्य क्या है आपके हिसाब से? आप देखिए क्या है, 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, उस ऑप्शन के हिसाब से देखिए क्या है आपका आंसर। तो शिक्षा का सबसे बड़ा उद्देश्य है आपका ज्ञानार्जन कर सके। क्या कर सके? ज्ञानार्जन कर सके। 15वां क्वेश्चन है कि एक बालक को संतुलन, सुधरेपन व स्वस्थता का अनुपालन करता है तो वह सूचक है रुचि का, अभिवृत्ति का, प्रशंसा का, मूल्य का। तो उसका आंसर होगा प्रशंसा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 16वां क्वेश्चन कि स्वभाव और प्रकृति से छोटे बच्चे होते हैं डरपोक तथा संकोची, निर्भीक और स्वतंत्र, शांत और सक्रिय तथा जिज्ञासु। तो स्वभाव और प्रकृति के हिसाब से छोटे बच्चे किस प्रकार के होते हैं? तो होते हैं सक्रिय और जिज्ञासु। किस प्रकार के होते हैं? सक्रिय और जिज्ञासु, उनको हम बोलेंगे। नेक्स्ट है छात्र उस शिक्षक को पसंद करते हैं जो समस्याएं सुनता है, नाराज नहीं होता, समय का पाबंद है,
सुंदर है। तो उसको सुनते हैं जो समस्याएं सुनता है, जो बच्चों की समस्याएं सुनता है, क्या क्या प्रॉब्लम उन्हें आ रही है उनको फेस करने में उनकी हेल्प करता है, तो छात्र उसको पसंद करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रौढ़ शिक्षा के लिए आयु वर्ग है। प्रौढ़ शिक्षा के लिए आयु वर्ग है 6 से 16, 12 से 18, 18 से 50, 15 से 35। तो इसका जो आंसर है वो है आंसर नंबर डी, 15 से 35 वर्ष जो है वो प्रौढ़ शिक्षा के लिए आयु वर्ग है, 15 से 35। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है कि समाज की उन्नति का मूल है बालक बालिका शिक्षा एक समान हो, बालिका शिक्षा को कम महत्व मिले, बालिका शिक्षा अलग विद्यालय में हो, केवल महिला अध्यापक हो। केवल महिला अध्यापक हो समाज की उन्नति का मूल है। इसमें से आपको एक ऑप्शन आपको देखना है, तो इसमें आपका क्या ऑप्शन हो सकता है? तो इसमें समाज की उन्नति का मूल है कि बालक बालिका शिक्षा एक समान हो। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, छोटे बच्चों की ज्ञानेंद्रियों को क्रियाशील व सक्षम बनाने हेतु, छोटे बच्चों की ज्ञानेंद्रियों को क्रियाशील व सक्षम बनाने हेतु उनके समक्ष सामग्री रखकर निरीक्षण करवाएंगे, वस्तु उठाने रखने का काम सौंपेंगे, उनको क्रियाशील रखेंगे, कक्षा कक्ष में शांत बैठने के लिए कहेंगे। तो क्या कहेंगे आप छोटे बच्चों की ज्ञानेंद्रियों को क्रियाशील व सक्षम बनाने के लिए? तो इसका आंसर आपके हिसाब से क्या हो सकता है? और आपने नोट कर लिया तो आप अपने आंसर का मिलान कर सकते हैं। तो उनको क्रियाशील रखेंगे, क्योंकि जितना छोटा बच्चा होता है वो उतना ज़्यादा क्रियाशील होगा, उतना ही ज़्यादा वो क्या है सीखेगा। नेक्स्ट 21वां क्वेश्चन, जब हम दोस्तों एक सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि हम आपको यहाँ पढ़ा रहे हैं बिल्कुल निस्वार्थ भावना से। हमारे पीछे जो है कि जो हमने कोचिंग इंस्टीट्यूट स्टार्ट किया है, ख़ास तौर से वो जो कि किसी अच्छे या महंगे कोचिंग इंस्टीट्यूट पे नहीं जा सकते, दूसरा वो जो जॉब करते हैं समय के अभाव में नहीं जा सकते, तो कहीं भी बैठकर आप हमारे वीडियोस देख सकते हो। तो हर प्रकार की जो कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी है हमारे यहाँ पर करवाई जाती है। तो आप अपने हमारे जो, मैं हमेशा एक ही बात बोलता हूँ कि हमारे जो रियल ब्रेड मास्टर है वो हमारे स्टूडेंट है या जो हमारे व्यूवर्स हैं वो हैं। तो प्लीज़ आप ब्रांड मास्टर होने के नाते आप बालाजी ऑनलाइन क्लासेस के जो वीडियोज़ हैं उनको आप प्लीज़ एटलीस्ट लाइक तो ज़रूर कर दें। लाइक के बटन को दबाने में प्लीज़ कंजूसी न बरते। मेरे एक तो हाथ जोड़ के आपसे ये विनती है। दूसरा, आप थोड़ी बहुत यदि हमारी सच्चे दिल से मदद करना चाहते हो, यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को फेसबुक या व्हाट्सअप या किसी भी ऐसे एजुकेशनल ग्रुप में वीडियो को ज़रूर भेजें जहां इसके लोगों को ज़रूरत हो और वो इसको देख सके और कुछ फ़ायदा उठा सके। और जो हमारे नए सब्सक्राइबर है प्लीज़ वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो दोस्तों प्लीज़ इन चीज़ों में मैं सिर्फ यही मांगता हूँ आपसे, इसके अलावा कुछ मुझे आपसे नहीं चाहिए कि सिर्फ आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें, वीडियो को शेयर ज़रूर करें। हर एक बंदा, मैं देखता हूँ कि व्यू 1,000 व्यू हो जाते हैं लेकिन 24-25 लाइक बड़ी मुश्किल से आते हैं। तो दोस्तों ऐसा ना करो, प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो। नेक्स्ट है हमारा 21वां क्वेश्चन कि कक्षा में श्रेष्ठ अनुशासन की कसौटी है शांति में आवेष्टित कक्षा, कक्षा में शांतिपूर्ण शिक्षण प्रक्रिया, कक्षा में अपेक्षित सहभागिता, डी शिक्षक छात्रों का आक्रामक व्यवहार। तो कक्षा में श्रेष्ठ अनुशासन की कसौटी क्या है? तो प्लीज़ इसको आप अच्छे से देखिए। तो इसका आंसर आप मिलान कर लीजिए आप अपने आंसर का। इसका आंसर है बी, कक्षा में शांतिपूर्ण शिक्षण प्रक्रिया। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि शिक्षण प्रक्रिया रुकनी नहीं चाहिए। 23वां क्वेश्चन है, 22वां क्वेश्चन है हमारा इसी बीच कि अनौपचारिक शिक्षा की व्यवस्था की गई है 6 से 11 वर्ष की आयु के लिए, 9 से 14 वर्ष की आयु के लिए, 15 से 35 वर्ष की आयु के लिए, कोई आयु सीमा नहीं। तो जो अनौपचारिक शिक्षा है उसके लिए कोई आयु सीमा नहीं है। कोई भी उम्र का व्यक्ति, पुरुष, वृद्ध, बच्चा, वो
शिक्षा ले सकता है वो अनौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत उसकी व्यवस्था की गई है। तो इसमें इसका ऑप्शन होगा डी, कोई आयु सीमा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 23वां क्वेश्चन कि छात्रों में सामाजिक चेतना विकसित की जा सकती है। छात्रों में सामाजिक चेतना विकसित की जा सकती है, कैसे की जा सकती है? अध्यापक के भाषण से, उनके साथ विचार विमर्श करने से, पसंदीदा पुस्तक पढ़ाने से, जो उसको उनको पसंद है वो पुस्तक उनको पढ़ने के लिए दे, और समाचार पत्रिका पढ़ाने से। तो छात्रों में सामाजिक चेतना किस प्रकार विकसित की जा सकती है? इन चार ऑप्शन में से आपको ऑप्शन चूज करना है। तो इसका जो आंसर है वो है समाचार पत्रिका पढ़ाने से। तो छात्रों में सामाजिक चेतना विकसित की जा सकती है समाचार पत्रिका पढ़ाने से, उनमें हम सामाजिक चेतना को विकसित कर सकते हैं। नेक्स्ट है 24वां, लंबे और कठिन शब्दों का उच्चारण करवाने के लिए आप क्या करेंगे? यानी पूछता है कि लंबे और कठिन शब्दों का उच्चारण करवाने के लिए आप ऐसे शब्द बार बार बुलवाएंगे, शब्दों को खंडों में बांटकर बुलवाएंगे, मिलते जुलते उच्चारण वाले शब्द पहले बुलवाएंगे, ए व बी दोनों, या ए या बी आप दोनों करोगे। तो क्वेश्चन है कि लंबे और कठिन शब्दों का उच्चारण करवाने के लिए आप क्या करोगे? तो इसका जो आंसर है वो है डी, ए और बी। तो आप उसके लिए क्या करोगे? ऐसे शब्द को बार बार बच्चों से बुलवाएंगे, ठीक है, या उसको लिखने के लिए उच्चारण की बात है तो बुलवाएंगे, और एरर होती तो उससे हम क्या है बार बार लिखवाते। तो शब्दों को खंडों में बांट कर, यानी उसको यदि बड़ा शब्द है तो उसको छोटे शब्दों में, जैसे नील कमल, नील अलग और कमल अलग, इस प्रकार से उसको तोड़कर छोटे खंडों में तोड़कर बांट कर उसको हम बुलवाएंगे। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है 25वां क्वेश्चन, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की देन है। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन देन है कोठारी कमेटी, राधाकृष्णन आयोग, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, मुदालियर आयोग। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की देन है। तो इसका आंसर है आंसर नंबर 3, राष्ट्रीय शिक्षा नीति। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत राष्ट्रीय साक्षरता मिशन को एक मिशन के तहत लॉन्च किया गया था, और पूरे भारतवर्ष में फिर इसको एक जो साक्षरता दर है उसको बढ़ाने के उद्देश्य से इसको लाया गया था। तो राष्ट्रीय साक्षरता जो मिशन है वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति की देन है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26वां क्वेश्चन हमारा कि कोई छात्र आपके प्रश्नों के उत्तर नहीं देता तो आप स्वयं बता देंगे, सहायक पुस्तक में मदद लेने की कहेंगे, अन्य बच्चों से मदद लेने की कहेंगे, उत्तर न देने का कारण जानेंगे। कि कोई छात्र आपके प्रश्नों के उत्तर नहीं दे पाता तो आप क्या करोगे? तो क्या करेंगे हम? तो अन्य बच्चों से मदद लेने को कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 27वां, माध्यमिक छात्रों के लिए स्व केंद्र परीक्षा प्रणाली उपयुक्त है क्योंकि माध्यमिक छात्रों के लिए स्व केंद्र परीक्षा प्रणाली उपयुक्त है क्योंकि विद्यालय से दूर नहीं जाना पड़ता, नकल में सुविधा होती है, अपने केंद्र पर अनुशासित रहते हैं, दूसरे परीक्षा केंद्र पर छात्र निराश हो जाते हैं। तो माध्यमिक छात्रों के लिए स्व केंद्र परीक्षा प्रणाली उपयुक्त है। क्यों उपयुक्त है? इन चारों ऑप्शनों को देखकर आपको बताना है क्या है। तो उसका जो आंसर है विद्यालय से दूर नहीं जाना पड़ता, विद्यालय में ही एग्जाम हो जाते हैं, इसलिए स्व केंद्र परीक्षा प्रणाली माध्यमिक बच्चों के लिए उपयुक्त है। 28वां क्वेश्चन है कि कक्षा में अध्यापक को अधिकाधिक प्रश्न पूछने चाहिए क्योंकि कक्षा में अध्यापक को अधिकाधिक प्रश्न पूछने चाहिए क्योंकि प्रधानाचार्य प्रसन्न होते हैं, कक्ष में अनुशासन रहता है, छात्रों को अभिव्यक्ति का अवसर मिलता है, शिक्षक को अभिव्यक्ति का अवसर मिलता है। तो क्या रहता है? तो आप अपना आंसर चूज करो कि आप क्या है, फिर देखते हैं क्या आपका और हमारा आंसर मिलान होता है। तो इसका आंसर है कि छात्रों को अभिव्यक्ति का अवसर मिलता है। छात्रों को अभिव्यक्ति का अवसर। तो कक्षा में यदि हम छात्र जो टीचर है अधिक से अधिक प्रश्न पूछेगा तो इससे छात्रों को अभिव्यक्ति का अवसर मिलता है। नेक्स्ट है 29वां क्वेश्चन, जो प्रेरक वातावरण के संपर्क में आने से विकसित होते हैं वे होते हैं
जन्मजात प्रेरक, प्राकृतिक प्रेरक, अर्जित प्रेरक, उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन है कि जो प्रेरक वातावरण के संपर्क में आने से विकसित होते हैं वे किस प्रकार के होते हैं। तो उसका आंसर होगा आपका डी, कि जो प्रेरक वातावरण के संपर्क में आने से विकसित होते हैं वो जन्मजात होते हैं, प्राकृतिक होते हैं और अर्जित होते हैं। हर प्रकार के होते हैं, उनको हम जन्मजात भी बोल सकते हैं, प्राकृतिक भी बोल सकते हैं और अर्जित भी बोल सकते हैं। दोस्तों, ये जो वीडियो है आप बालाजी ऑनलाइन क्लासेस के सौजन्य से देख रहे हो, और यदि आप किसी भी, चाहे शिक्षक भर्ती हो, चाहे रेट का एग्ज़ाम हो, टीटेट का हो या एसएससी सीजीएल का हो, तो कोई भी वीडियो आप देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और दूसरी वीडियो को देखने के लिए आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर काफ़ी सारी वीडियोस पड़ी हैं, साइंस, पर्यावरण अध्ययन, ईवीएस, मैथ, काफ़ी सारी वीडियोस है, तो वो भी आप उन वीडियोस का भी आप क्या है फ़ायदा उठा सकते हो। वहाँ जाकर आप उन वीडियोस को देखें, जिससे आपका बहुत फ़ायदा होगा, एग्ज़ाम में आपको हेल्प आपको ज़रूर मिलेगी। और दोस्तों, जैसे कि मैंने आपसे पहले भी बोला था कि वीडियो को लाइक करने में बिल्कुल भी आप कंजूसी न बरते, वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दे, और यदि अच्छी नहीं लग रही हो तो आप डिसलाइक भी कर सकते हो। और वीडियो को शेयर ज़रूर करें फेसबुक पर या व्हाट्सअप, ट्विटर, जहाँ पर हो सके तो प्लीज़ हमारी सहायता करें, क्योंकि हमारा न्यू चैनल है, अभी हमें आपकी बहुत ज़्यादा, वैसे तो हर टाइम ही अपने व्यूवर्स की ज़रूरत रहती है, लेकिन ये वो समय है जब हमें आपकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है हमारे चैनल को ग्रो करने में, आपके अपने इस चैनल को। और ताकि जितना ज़्यादा ग्रो होगा हम आपके लिए उतने ही ज़्यादा क्या है अच्छे और भी टीचर रख सकते हैं, ताकि आपके लिए अच्छे से अच्छी वीडियो बनाकर आपको भेजें। तो दोस्तों, फ़र्क तो पड़ता ही है इन चीज़ों का। तो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इसी में आपसे रिक्वेस्ट करते हुए कि वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, कि व्याख्यान देते समय कोई उद्दंड छात्र बाधा उत्पन्न करता है तो आप क्या करेंगे। उसे दंड देंगे, कक्षा से बाहर निकाल देंगे, चुप रहने के लिए कहेंगे, धैर्यपूर्ण उसकी बात सुनेंगे। तो क्या करेंगे आप। व्याख्यान देते समय कोई उद्दंड छात्र बाधा उत्पन्न करता है तो आप क्या करेंगे। तो चारों ऑप्शन है, चार ऑप्शन में से आप क्या करोगे ये देखिए। तो इसका जो आंसर है वो है हमारा डी, धैर्यपूर्ण उसकी बात सुनेंगे, धैर्य का परिचय देंगे और उसकी बात सुनेंगे और उसके कारण को जानने की कोशिश ज़रूर करेंगे। तो दोस्तों, बालाजी ऑनलाइन क्लासेस की तरफ से आपको ये क्वेश्चन या ये वीडियोस कैसे लगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना न भूलें। यदि आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो हमने आपके लिए काफ़ी सारे, ये देखिए, और क्वेश्चंस भी हमने तैयार कर रखे हैं। काफ़ी सारे क्वेश्चंस है, ये देखिए, चलते जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, सब क्वेश्चन आपके लिए हैं। लेकिन ये आपके लिए तब आएंगे जब आप भी हमारा थोड़ा बहुत इसमें साथ दोगे। प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, क्योंकि वीडियो को जितने ज़्यादा लाइक होंगे मुझे उतना ये लगा कि बच्चे देखना चाहते हैं वीडियो, तो मैं उतने ज़्यादा वीडियो फटाफट आपके लिए डालूँगा। और यदि आप ना वीडियो को लाइक करोगे, ना शेयर करोगे, तो फिर तो मैं ये समझूंगा कि आप लोग इस वीडियो को देखना नहीं चाहते हो, तो मैं बाकी का मटेरियल है जो फिर आपके सामने पोस्ट नहीं करूँगा। यदि आपको पसंद होगा तो हम नेक्स्ट वीडियो डालेंगे, तो वो है आप हमें बताओगे वीडियो को लाइक करके कि सर हमें पसंद है, तो वीडियो को लाइक कर दो आप। और इसी के साथ दोस्तों हम आपसे विदा चाहते हैं। धन्यवाद दोस्तों।